संसार सिनेमा का बातें बाइस्कोप की, बाइस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। दोस्तों, आज बाइस्कोप की बातें होंगी एक ऐसी फिल्म को लेकर जो दोस्ती के जज्बे को दिलों में उतारने के लिए बनाई गई है। वैसे फिल्म पंडितों के अनुसार दो रिश्ते ऐसे हैं जो हमारी फिल्मों में कभी नाकाम नहीं होते। एक तो है माँ और बेटे का प्यार और दूसरा दोस्ती का जज्बा। असल में आम हिंदुस्तानी दुनिया के और लोगों की तुलना में कुछ ज्यादा ही जज्बाती होते हैं, रिश्तों को कुछ ज्यादा ही अहमियत देते हैं। किसी अपने से मिलते हैं तो सारे जहान की खुशी छलकने लगती है और बिछुड़ते हैं तो रो रो कर जान हलकान किए देते हैं। कम से कम हमारी फिल्मों में तो लोगों का यही रूप दिखाई देता है। खैर, बात हो रही थी दोस्ती की। दोस्ती के जज्बे को लेकर हमारे फिल्मकारों ने ढेरों अच्छी बुरी फिल्में बनाई हैं। आज एक अच्छी फिल्म की बातें होंगी बाइस्कोप की बातें कार्यक्रम में। ये फिल्म है सुचित्रा के बैनर पर बनी दोस्त। दोस्त के बारे में जानकारियां जुटाई हैं शमीम निखत ने और इन जानकारियों को बातों में ढालकर राजलक्ष्मी की मदद से आपको सुना रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। तो आइए सुने फिल्म दोस्त की बातें। चलना ही जिंदगी है। जिंदगी का ये फलसफाई अंदाज इस गीत में खूब उभर कर आया है। फिल्म दोस्त का ये गीत उम्मीद और साहस का पैगाम है और ये गीत दुलाल गुहा की डायरेक्शन और प्रेम जी के निर्माण की पहचान है। इस गीत को हम गीतकार आनंद बख्शी की पहचान भी कह सकते हैं, इसलिए कि आनंद बख्शी के गीतों का तज़किरा उस वक्त तक अधूरा रहेगा जब तक इस गीत का जिक्र उसमें न किया जाए। फिल्म दोस्त में गाड़ी को बुलाने वाले इस गीत की बड़ी अहमियत है। ये गीत इस फिल्म की कहानी में बार बार सुनाई देता है और फिल्म की थीम को आगे बढ़ाने और ड्रामे का तासुर जमाने में डायरेक्टर का भरपूर साथ देता है। इस गीत के तैयार होने की कहानी भी खासी मज़ेदार है। निर्देशक दुलाल गुहा और निर्माता प्रेम जी दोनों ही साहित्य के शौकीन हैं। दुलाल गुहा बंगाली साहित्य के रसिया हैं तो प्रेम जी उर्दू अदब के दीवाने। दुलाल गुहा को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और नजरुल इस्लाम की कविताएं ज़बानी याद हैं तो प्रेम जी को इकबाल, गालिब और जोश जैसे कई नामी ग्रामी शायरों का कलाम रटा हुआ है। तो हुआ यूं कि जब फिल्म दोस्त के लिए एक ऐसा गीत बनाने की चर्चा चली जो बार बार सुनाई दे और फिल्म की थीम को सपोर्ट करे तो प्रेम जी को जोश मलिहाबादी की एक मशहूर नज्म याद आ गई। नज्म इस तरह थी, ए दोस्त दिल में गर्दे कदूरत यानी रंजिश की धूल। ए दोस्त दिल में गर्दे कदूरत न चाहिए, अच्छों से क्या बुरों से भी नफरत न चाहिए। कहता है कौन फूल से रगबत यानी लगाव। कहता है कौन
फूल से रग़बत न चाहिए, कांटों से भी मगर मुझे नफरत न चाहिए। इसकी रगों में भी है लहू सब्ज़ाज़ार का, सब्ज़ाज़ार यानी हरियाली का मैदान। इसकी रगों में भी है लहू सब्ज़ाज़ार का, पाला हुआ है ये भी नसीमे बहार का। नज़म प्रेम जी को याद तो आ गई, लेकिन पूरी तरह याद नहीं आई। वे इसी फिक्र में थे कि किसी जरिए से पूरी नज़्म हासिल हो जाए कि तभी लाहौर से उनके एक दोस्त तशरीफ ले आए और साथ में लाए बतौर तोहफा जोश मलिहाबादी साहब की आत्मकथा यादों की बारात, जिसमें ये पूरी नज़्म मौजूद थी। प्रेम जी की मुश्किल आसान हो गई। वो फौरन दुलाल गुहा को साथ लेकर आनंद बख्शी के घर जा पहुंचे और उन्हें जोश मलिहाबादी की आत्मकथा से ये नज़्म बतौर थीम सॉन्ग पढ़कर सुनाई। आनंद बख्शी ने नज़्म सुनते सुनते ही फिल्म की कहानी और माहौल के मुताबिक जिंदगी के इस फलसफे को कहने का ढंग बना लिया और प्रेम जी के खामोश होते ही वे बेसाख्ता कह उठे, देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो। फिर भी ये गा रही है, नग़्मे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। यूं इस खूबसूरत गीत का जन्म हुआ और फिर निर्देशक दुलाल गुहा ने इस गीत को ऐसे कलात्मक ढंग से फिल्म में समोया कि फिल्म की जान बन गया ये गीत। आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। आगे तूफान, पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली। सोचे न पार दिन हो के रात, सिग्नल हुआ के निकली। देखो वो आ रही है, देखो वो जा रही है, गाड़ी बुला रही। इस गीत के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि इसका मुखड़ा बच्चों के शायर इस्माइल मीरठी की मशहूर नज़्म रेलगाड़ी से लिया गया है, लेकिन आनंद बख्शी साहब का कहना है कि उन्होंने मीरठी साहब की ये नज़्म कभी नहीं पढ़ी। उनके मुताबिक निर्देशक दुलाल गुहा ने उन्हें जो कहानी सुनाई थी उसमें चर्च के एक पादरी फादर फ्रांसिस यानी अभि भट्टाचार्य फिल्म के हीरो मानव यानी धर्मेंद्र को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और आसान लफ्जों में जिंदगी की फिलॉसफी समझाते हैं। चर्च के पास से रोजाना एक ट्रेन गुजरती है। इस सारे मंजर को जहन में रखते हुए ट्रेन को लाइफ का सिंबल बनाते हुए आनंद बख्शी ने ये गीत लिखा, यानी इसके मुखड़े का इस्माइल मीरठी की नज़्म के मुखड़े से मिल जाना महज एक इत्तेफाक है। खैर, ये आनंद बख्शी साहब का बयान है और इसकी बारीकी में उतरने का फिलहाल हमारा कोई इरादा नहीं है। तो बात चल रही थी दोस्तों फिल्म दोस्त की, लेकिन इससे पहले कि हम इन बातों को और आगे बढ़ाएं, आपको निर्देशक दुलाल गुहा के बारे में कुछ बातें बता दें। दुलाल गुहा का शुमार उन सुलझे हुए बंगाली फिल्म निर्देशकों में होता है जिन्हें अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का हमेशा पूरा एहसास रहा है। दुलाल गुहा की हर फिल्म में समाज के लिए एक पैगाम मौजूद रहता है। दुलाल गुहा ने फिल्मों में अपना कैरियर निर्देशक सत्येन बोस के सहायक की हैसियत से शुरू किया था और सन 1957 में बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म बनाई थी एक गांव की कहानी। एक गांव की कहानी में तलत महमूद, माला सिन्हा, निरूपा राय, ललिता पवार
और IS जौहर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्मों के रसिया लोगों को फिल्म एक गांव की कहानी का ये गाना बखूबी याद होगा। रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे सौ जाल बिछाए, आंखें खुली तो सपने टूटे, रह गए गम के काले साए, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। फिल्म एक गांव की कहानी के बाद की कहानी यह है कि 8-9 बरस तक दुलाल गुहा कुछ गुमनाम से हो गए और फिर सन 1965 में उन्होंने अशोक कुमार, धर्मेंद्र, तनुजा और निरूपा राय के साथ फिल्म चांद और सूरज बनाई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी बहुत कामयाब भी रही। दुलाल गुहा ने हमारे फिल्म जगत को धरती कहे पुकार के, ज्योति, दुश्मन, प्रतिज्ञा, दो अनजाने, दिल का हीरा, खान दोस्त, दो दिशाएं और दोस्त जैसी अच्छी और खूबसूरत सामाजिक फिल्में दी हैं। दुलाल गुहा दोस्त से पहले प्रेम जी के लिए दुश्मन बना चुके थे। दुश्मन सारे देश में बड़ी कामयाबी के साथ जिन दिनों दिखाई जा रही थी, उन्हीं दिनों एक दिन दुलाल गुहा लेखक सचिन भौमिक को साथ लेकर निर्माता प्रेम जी के पास पहुंचे और मुस्कुराते हुए बोले, क्या ख्याल है प्रेम जी, अगर दुश्मन के बाद दोस्त बनाई जाए? जवाब में प्रेम जी भी दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराए और बोले, बात तो बहुत अच्छी है, मगर अच्छी सी कहानी अगर मिल जाए तो बनाई जाए। दुलाल गुहा सचिन भौमिक की तरफ इशारा करते हुए हंसकर बोले, कहानी तो मैं साथ लाया हूं, सुन लीजिए। सचिन भौमिक ने अपने नपे तुले अंदाज में जो कहानी सुनाई वो सीधे प्रेम जी के दिल में उतर गई और इस तरह दोस्त बनाने का फैसला कर लिया गया। कैसे जीते हैं भला, हमसे सीखो ये अदा, कैसे जीते हैं भला, हमसे सीखो ये अदा, ऐसे क्यों जिंदा है लोग जैसे शर्मिंदा है लोग, दिल पे सहकर सितम के तीर भी, पहन कर पाँव में जंजीर भी, रक्स किया जाता है। आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है, आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है, दिल पे सहकर सितम के तीर भी, पहन कर पाँव में जंजीर भी, रक्स किया जाता है। आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है, आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। उन दिनों दुलाल गुहा एक सफल निर्देशक थे तो प्रेम जी एक जाने माने निर्माता। फिर भला कास्टिंग में क्या दुश्वारी हो सकती थी? दुलाल गुहा और धर्मेंद्र पहले ही अच्छे दोस्त थे। शत्रुघ्न सिन्हा उन दिनों नए नए आए थे और दुलाल गुहा के साथ काम करने के लिए बेचैन थे। जब धर्मेंद्र और शत्रु मिल गए तो हेमा मालिनी भी खुशी खुशी राजी हो गईं। इसके साथ ही फिल्म की बकाया कास्ट यानी रविंद्र कपूर, कन्हैया लाल, अनवर हुसैन, अभी भट्टाचार्य, राज मेहरा, नाज, सत्येन कप्पू, असित सेन, मारुति तिवारी और रहमान भी साइन हो गए। संगीत की बागडोर संभाली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतकार बने आनंद बख्शी। दुनिया जब चलती है हाय रे बड़ा मजा आता है, दुनिया जब चलती है हाय रे बड़ा मजा आता है, दुनिया जब चलती है हाय रे बड़ा मजा आता है।
फिल्म दोस्त की कहानी सचिन भौमिक पटकथा के साथ ही लाए थे। दुलाल गुहा ने संवाद लिखने की जिम्मेदारी एक नए लेखक शफीक अंसारी को सौंपी, जो उनके साथ बतौर सह निर्देशक फिल्म मेरे हमसफर से काम कर रहे थे। शफीक अंसारी चाहते तो थे एक्टर बनना, लेकिन दुलाल गुहा ने उन्हें बना दिया राइटर। दोस्त के बाद शफीक अंसारी ने दुलाल गुहा के लिए प्रतिज्ञा, दो अनजाने, दिल का हीरा, दो दिशाएं और धुआं फिल्म के संवाद भी लिखे। तो बात चल रही थी फिल्म दोस्त की। दोस्त की कहानी एक नौजवान मानव और उसकी मानवता की जज्बाती कहानी है। मानव यानी धर्मेंद्र एक दिन एमए की डिग्री लेकर वो अपने मेहरबान फादर फ्रांसिस से मिलने शिमला के बर्फीले पहाड़ों में बने चर्च में पहुंचा। तुम मानव हो? जी हाँ। फादर फ्रांसिस कहाँ हैं? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, फादर फ्रांसिस 1 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए। नहीं, फादर फ्रांसिस तो हर हफ्ते मुझे एक चिट्ठी लिखते थे। अभी 4 दिन पहले की लिखी उनकी ये चिट्ठी मेरे पास है। मगर ये सच है, मैं फादर रिबेलो हूँ। 1 साल पहले जब यहाँ आया तब फादर फ्रांसिस। गुड इवनिंग फादर। गुड इवनिंग रेबेलो। सलाम सलाम सलाम। अब मेरा बुलावा आ गया। मैं तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां सौंपना चाहता हूँ। You know, I've got a son, मानव। जब मैं नहीं रहूंगा, हर हफ्ते इसमें से एक चिट्ठी उसे पोस्ट करते रहना। जब उसके रिजल्ट निकल जाएगा तब ये चिट्ठी उसे पोस्ट कर देना, और उन्हीं के कहने के मुताबिक वो चिट्ठियां तुम्हें मैं पोस्ट करता रहा। आओ मानव, आओ। फादर की मौत की खबर सुनकर मानव का दिल टूट गया और फादर की कब्र पर फूल चढ़ाते हुए उनकी यादों ने मानव को घेर लिया। जब मानव का मन संभला तो फादर रेबेलो बोले, मानव, ये फादर फ्रांसिस का आखिरी खत है। फादर फ्रांसिस इसे तुम्हारे लिए विल कहा करते थे, और ये है वो सूटकेस जो फादर फ्रांसिस तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं। वो कहा करते थे कि इसमें उनकी जिंदगी भर की इकट्ठा की भी दौलत है जो तुम्हारे लिए है। मानव फादर का दौलत से भरा हुआ बक्सा लेकर जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो कूली ने उसका भारी वजन देखकर पूछा, क्या है इसमें? मानव बोला, सोने से भी ज्यादा कीमती सामान। उसकी ये बात चोर गोपी ने यानी शत्रुघ्न सिन्हा ने सुन ली और उसके पीछे हो लिया। मानव इस बात से बेखबर फादर का खत पढ़ रहा था। मानव, अगर मैं चाहता तो तुम्हें क्रिश्चियन बना सकता था, मगर मैंने कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरा यकीन है कि जो एक अच्छा इंसान है वो एक अच्छा हिंदू है, एक अच्छा मुसलमान है
एक अच्छे क्रिश्चियन हैं, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम मानव रखा। तुम्हारा धर्म मानव धर्म है। अचानक मानव ने देखा कि गोपी उसका बक्सा उठाकर ट्रेन से कूद पड़ा। मानव भी उसके पीछे कूद पड़ा और उसने गोपी को पकड़ लिया। ये चोरी क्यों करते हो? ये अपना बिजनेस है। सुना, इस बक्से में सोने से भी ज्यादा कीमती सामान पड़ा है। देखना चाहते हो इस बक्से में क्या है? रद्दी किताबें। तुम किताबें बेचते हो? तुम्हारे जैसा इंसान और समझ भी क्या सकता है? मेहनत की कमाई करते हुए शर्म आती है क्या? बस बस, यहाँ पुलिस चौकी नजदीक है, चलो मैं बता देता हूँ। अरे बाप, अरे तुम्हें तो काफी चोट लगी है। देखो, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो बहुत गलत रास्ता है। हो सके तो अच्छे बनने की कोशिश करना। समझ गया। कहाँ जा रहे थे? मैं मुंबई जा रहा हूँ, नौकरी की तलाश में। रहने होने का कोई बंदोबस्त है? वहां जाकर कर लूंगा कुछ न कुछ। तो मेरे साथ चल कर रह लो। ये जानते हुए भी कि तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग है। जब दिल मिल जाएगा तो रास्ते भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो। अरे वाह! इसके साथ ही शुरू हो गई नेकी और बदी के उलझाव और टकराव की कहानी। मानव चाहता था कि गोपी अच्छा इंसान बन जाए और गोपी चाहता था कि मानव उसके रंग में ढल जाए। वो मानव को लेकर मुंबई में अपने कमरे पर पहुंचा, लेकिन मानव वहां सजा हुआ कीमती सामान देखकर चौंक पड़ा। ये सब इतना कीमती सामान किसका है? अपना है। अपना धंधा तो तुमको मालूम हो गया ना। गोपी, मैं अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ लूं तो बेहतर होगा, और फिर मुझे अपने दोस्त की भी तो तलाश करनी है। अरे भैया, बगैर तलाश के जो मिल गया उसे तुम क्यों दुश्मन समझ रहे हो? देखो, अगर सचमुच तुम मुझे यहाँ रखना चाहते हो तो फिर ये सब चीजें यहाँ नहीं रह सकती। नहीं रह सकती? अच्छा, तो नहीं रहेंगी, निकाल देंगे। जिस दौलत के लिए तुम्हारी और मेरी मुलाकात हुई है, उसी दौलत से इस कमरे को मैं सजा दूंगा। ये फैसला भी होना चाहिए, वरना मुझे अपना रास्ता देखना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सुबह होते के साथ ही ये कमरा बिल्कुल वीरान नजर आएगा। गोपी ने अपनी बात निभाई। सारा सामान उठवाकर उसने उस्ताद मोंटो यानी अनवर हुसैन के घर पहुंचा दिया। मानव का मन खुश हो गया। वो गोपी के साथ अपने दोस्त आनंद यानी अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा तो अच्छा हो, तुम मिल गया। 2 दिन तुम्हारे दरवाजे पर ताला देकर मुझे वापस जाना पड़ा। अच्छा मानव, मैं जरा जल्दी में हूँ। मुझे देखकर खुश नहीं हुआ? वक्त का यही अजाब होता है मानव। मैंने ही तुम्हें भरोसा देकर बंबई बुलाया था, अब शायद मुझे भी बंबई छोड़कर जाना पड़े। क्यों? 2 महीने पहले मेरी नौकरी चली गई। हाँ, मेरी जगह मेरे ऑफिस मैनेजर के किसी रिश्तेदार को दे दी गई। तब से आज तक दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ मानव। माँ, बहन, भाई सबको महीना भर पहले काम वापस भेज दिया है। मानव, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। तुम मेरी फिक्र मत कर आनंद, मगर तुम्हारी अपनी फैमिली इतनी बड़ी है। हाँ, छोटे छोटे भाई बहन हैं जिन्हें 2 वक्त भूख भी लगती है। मानव, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा ना, तब या तो चोरी करूंगा या टाका डालूंगा। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की बस इतनी ही भूमिका है। फिल्म दोस्त में ये छोटा सा सीन उन्होंने दोस्ती की खातिर किया था। बहरहाल गोपी आनंद की जबान से तलखी सुनकर मानव से बोला, आधा बरज है। सुनिए, अपने जी जान से प्यारे दोस्त का जवाब सुन लिया आपने? हाँ, सुन लिया गोपी, मगर ये गलत है। 7 दिन में कोई 70 चक्कर हो गए रे बाप। देख भाई, ये शरीफ लोगों का जमाना तो है ही नहीं, ये तो जमाना भिलन लोगों का। गोपी, हिम्मत हारने वाले को लोग कायर कहते हैं। कहते होंगे, लेकिन आज हम दोनों हिम्मत वालों को भूखे ही सोना पड़ेगा। भैया, मेरे पैसे की रोटी तो तुम खाओगे नहीं, और तुम्हारा पैसा फिनिश। मानव और गोपी के बीच ये जज्बाती नोकझोंक और टकराव चल ही रहा था कि एक दिन गोपी ने काजल यानी हेमा मालिनी का पर्स उड़ा लिया और घर में शानदार दावत जमा दी। लेकिन ऐन वक्त पर जब मानव को पता चला कि गोपी ने चोरी की है, तो उसने
गोपी का पर्स ले लिया और उसे वापस करने के लिए काजल के बंगले पर पहुंच गया। ये बैग तो चोरी हो गया था, आपको कैसे मिला? ओह, चोर पकड़ा गया। समझ गई, आप पुलिस के आदमी है ना? जी नहीं, बात यह है कि जिसने ये बैग चुराया था वो मेरा दोस्त है। जी? जी हाँ, और इसमें से कुछ 25-30 रुपए खर्च हो गए हैं। इस वक्त मैं इस काबिल नहीं कि आपके पैसे वापस कर सकूं। नौकरी मिलते ही मैं आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप है कौन? जी मेरा नाम मानव है, मैं पुतलीबाड़ी में रहता हूँ। मेरा विश्वास रखिए, मैंने एमए पास किया है, आज नहीं तो कल मुझे नौकरी मिल ही जाएगी और नौकरी मिलते ही मैं आपका रुपया लौटा दूंगा। नमस्ते। मानव काजल को पर्स लौटाकर कमरे पर आया और अपना सामान समेटने लगा। क्या हो रहा है यार? मैं जा रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती कभी नहीं हो सकती। वो इसलिए कि मेरे तजुर्बे ने मुझे आज तक यही सिखाया है, जो तुम्हारे लिए सही है और मेरे लिए गलत है। और तुम आज मेरी दोस्ती को ठुकरा कर इसलिए भाग जाना चाहते हो कि तुम आज तक कोई सबूत नहीं दे सके हो क्या सही है क्या गलत है। सबूत? हाँ तो हो जाए शरत। शरत यह है कि 15 दिनों के अंदर अगर हम दोनों में से किसी को भी नौकरी मिल गई तो फिर मैं समझूंगा तुम्हारा रास्ता सही है, तुम जो कहोगे वही करूंगा। और अगर नौकरी नहीं मिली तो फिर यह हार तुम्हारी होगी और फिर मैं जो कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। मंजूर है गोपी। शाबाश, मिलाओ हाथ। इस तरह मानव गोपी की शर्त में बंध गया और नौकरी की तलाश में दफ्तर से दफ्तर भटकने लगा। उधर काजल का बिगड़ा हुआ शराबी मंगेतर श्यामल यानी रविंद्र कपूर विदेश से लौट आया और काजल ने उसे नशे में डूबा हुआ देखा तो शादी से इनकार कर दिया। इस बात पर उसके करोड़पति पिता गुप्ता जी यानी रहमान बोले, जवानी में सब लड़के ऐसे ही होते हैं, शादी के बाद श्यामल सुधर जाएगा। वो सुधरे या ना सुधरे, मैंने तय कर लिया है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। ये मामला तो कब से तय हो चुका है, जाओ अपना काम करो। काजल अपने पिता का यह जवाब सुनकर सोच में पड़ गई कि क्या करे। इधर मानव नौकरी की तलाश में भटक भटक कर थक गया। उसे नौकरी नहीं मिली। फिर शर्त का आखिरी दिन आ गया। जा रहे हो जाओ, मगर आज शर्त का आखिरी दिन है और तुम एक सच्चे आदमी हो। मुझे उम्मीद है अपने वादे से पीछे नहीं हटोगे। गोपी, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं आज हमारी शर्त का आखिरी दिन है और तुम देख लेना जीत मेरी होगी। गोपी भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। भगवान, फिर आज तो एक चोर की भी सुन ले। मैं सच्चे दिल से मांग रहा हूं भगवान, वो किसी भी हालत में शरत जीतने न पाए। उसे तू मेरे सही रास्ते पर लगा देना भगवान, फिर मैं उस मोंटो सरदार के बच्चे को एक लात मार के अपना किंग बनाऊंगा भगवान। हाँ। क्या बात है गोपी, आज अचानक भगवान के सामने हाथ जोड़ रहे हो? बताऊंगा सब बताऊंगा। पहले बताओ, मैं हारा या जीता? गोपी, तुम जीते और मैं हारा। मारा, सुन चंपा सुन तारा, कोई जीता कोई हारा, मैं जीता मैं हारा। अकबर के बच्चे आया उस्ताद आया। अभी वो एक बाकी जा तो जल्दी से ला बेटा, जल्दी ला बेटा। पहली धार का नहीं तो आखिरी धार का भी चलेगा। जल्दी लो और शुरू हो जाओ। गोपी, आज की रात माफ कर दो। कल सुबह तुम जिस नर्क में ले जाना चाहोगे मैं चलूंगा। गोपी आधी रात को अचानक जागा तो मानव का बिस्तर खाली था। उस पर एक चिट्ठी फड़फड़ा रही थी। मेरे प्यारे दोस्त, सचमुच मेरी हार हुई, मगर सच्चाई के रास्ते को छोड़कर चलना मेरे लिए मौत के समान है। उसे अपनाने के सिवा मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर देना मानव। गोपी इस खत को पढ़कर तड़प उठा
और पागल की तरह मानव की तलाश में दौड़ा। उधर मानव ट्रेन की पटरी पर जान देने पहुंचा ही था कि उसके जहन में फादर की आवाज गूंज उठी। गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, पटड़ी पे रख के दर दो। गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, पटड़ी पे रख के दर दो। हिम्मत न हार कर इंतजार, आ लौट जाए घर को। ये रात जा रही है, वो सुबह आ रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा। फादर फ्रांसिस की याद आते ही मानव के बढ़ते हुए कदम रुक गए और इसी बीच गोपी दौड़ा दौड़ा वहां पहुंच गया। ये क्या कर रहा था तू? दोस्त, क्या सच्चाई इतनी बड़ी चीज है जिसके लिए इंसान अपनी जान तक दे सकता है? अगर ये बात सच है मानो, तो हार मेरी हुई रे। मैं शरत हार गया मानो, मैं शरत हार गया। गोपी? हाँ मानो, मैं गलत रास्ते पे बहुत कुछ खो चुका हूँ। अब मैं तुझ जैसे दोस्त को किसी कीमत पे भी नहीं खोना चाहता हूँ मानो। मैं वादा करता हूँ, आज से मैं वही करूंगा जो तू चाहेगा। ये रात जा रही है, वो सुबह आ रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा। इधर मानव ने गोपी को गले लगाया और उधर काजल ने अपनी सहेली से पूछा, अच्छा ये बता मुझे करना क्या है? एक बात बताओ, तू किसी और से प्यार करना शुरू कर दे। डोंट टॉक रबिश। ओफो, सचमुच नहीं तो झूठा ही सही। अगर श्यामल में थोड़ा सा भी सेंस हो तो वो खुद ब खुद तेरे रास्ते से हट जाएगा। ना बाबा ना, मैं ये सब झमेले में नहीं पड़ूंगी। अपनी सोसाइटी में कोई अच्छा आदमी नहीं, जबरदस्ती पीछे पड़ जाएगा। और सबको मालूम है कि मेरे डैडी के पास बहुत पैसा है। पैसा है तो पैसे से किसी एक्टर को हायर कर लो जो तुम्हारे साथ प्यार की एक्टिंग करे। बात चली तो काजल की आंखों के सामने मानव का चेहरा आ गया। डैडी आप तो बहुत अच्छे हैं। आज पता चला? क्या बात है, कोई नए मॉडल की गाड़ी देखी है? नहीं, नए मॉडल का लड़का। मेरा मतलब है एक लड़का एमए पास है, उसके लिए नौकरी की बंदोबस्त कीजिए ना आप। आजकल कोई वैकेंसी नहीं है, अगले महीने मुझे याद दिलाना, मैं सोचूंगा। प्रॉमिस? ओह डैडी। वो मानव से मिलने के लिए पहुंच गई। आप यहाँ? मैं आप ही से मिलने आई हूँ। जी, मैं जानता हूँ मुझे आपके 25 रुपए लौटाने, पर क्या करूँ, मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली। मैंने आपके लिए एक अच्छी सी नौकरी का बंदोबस्त किया है। हाँ, आप कह रहे थे ना आपको नौकरी चाहिए। आपको मेरी बात इतने दिनों तक याद कहाँ रही, अचानक याद आ गई। मगर आपको मेरा एक काम करना होगा। अच्छा, तो कोई कंडीशन है? मिस गुप्ता, यही है मेरा दोस्त जिसने आपका पर्स चुराया था। हाँ, तो कहिए क्या कंडीशन? आइए। काजल खुश थी कि उसका काम बन गया, लेकिन मानव ने उसका काम सुना तो हैरानी से बोला, मुझे नहीं मालूम था मेरे साथ इस तरह का मजाक करने के लिए आप मुझे यहाँ लाई हैं। आप नहीं जानते ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। हो सकता है, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है। नमस्ते। तो फिर मेरा एक दूसरा काम कर दीजिए। कहिए। ये मेरी गाड़ी की चाबी है, मेरे डैडी को दे देना और फिर कह देना कि आपकी बेटी ने समुद्र में खुदकुशी कर ली है। अरे सुनिए, क्या कर रही हैं आप? I don't care। आप जब रोना बंद करें तो मैं बात करूं। प्लीज रोइए मत। Stop it! देखिए, आप जो काम मुझसे करवाना चाहती हैं, अगर मैं कर दूं, तब तो आप खुदकुशी नहीं करेंगी ना? शायद नहीं करूंगी। इसमें भी शायद। ठीक है, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आप इतना प्रॉमिस कीजिए, आप कभी खुदकुशी के बारे में नहीं सोचेंगी। नहीं करूंगी। चलिए तशरीफ ले चलिए। चलिए। काजल और मानव दोस्त बन गए। चलिए 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 चलिए।
हाँ बैठे। वो आ गया। देखिए कोई और बात कीजिए। अरे जा खा रहे हैं आप? कुछ अच्छी बात कीजिए। कैसी बात करूं? देखिए कुछ प्यार की बात कीजिए। प्यार की बात? अरे बाप रे, वो आ गया। मेरा हाथ पकड़िए। जी? चलिए पकड़िए ना। हाँ, तो फिर क्या हुआ? बताता हूँ फिर क्या हुआ। शामिल? क्यों? मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया क्या? इधर आओ, तुमसे एक बात करनी। आओ, उठो, चलो मेरे साथ। ओहो, कहाँ ले जा रहे तुम मुझे? आप बताओ, ये कौन है? ओह शामिल, लगता है तुम बड़े ही बैकवर्ड हो। ये सब कुछ देखने के बाद भी तुम्हें मालूम नहीं पड़ा ये कौन है? वो तो मालूम हो चुका है, पर ये बताओ कि ये नई मुसीबत कहाँ से आता? शट अप! खबरदार जो मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ कहा तो। बॉयफ्रेंड? अंकल को ये सब कुछ मालूम है क्या? वक्त आएगा तो बताऊंगी। और काजल मानव को जलाने के लिए झूम झूम कर गाना गाने लगी। दुनिया जब चलती है हाय रे बड़ा मजा आता है। दुनिया जब चलती है हाय रे बड़ा मजा आता है। दुनिया जब चलती है हाय रे बड़ा मजा आता है। किसी की नजर बुरी बनकर छुरी जब दिल पे चलती है हाय रे बड़ा मजा आता है। दुनिया जब चलती है हाय रे बड़ा मजा आता है। जिंदगी क्या है एक तमन्ना ही तो है। तमन्ना की सुनो साहिब यही तारीफ होती है। ये रह जाए जो दिल में तो बड़ी तकलीफ होती है। तो जिंदगी क्या है एक तमन्ना ही तो है। और ये तमन्ना जब तड़प तड़प कर सीने से निकलती है हाय रे बड़ा मजा आता है। दुनिया जब चलती है हाय रे बड़ा मजा आता है। किसी की नजर बुरी बनकर छुरी जब दिल पे चलती है हाय रे बड़ा मजा आता है। दुनिया जब चलती है बड़ा मजा आता है। इसी दौरान बड़े ही ड्रामाई अंदाज में जब मानव को ये पता चला कि गोपी की पत्नी और एक बच्चा भी है जो गोपी के चोर बन जाने के कारण उसके साथ नहीं रहते, तो मानव उन्हें मनाकर घर ले आया। गोपी का घर खुशियों से भर गया। इधर श्यामल ने गुप्ता जी को मानव और काजल की दोस्ती के बारे में भड़काने की कोशिश की, लेकिन काजल ने कुछ यूं बात बनाई कि मानव को गुप्ता जी की फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। गोपी भी ताला चाबी का काम करने लगा। सब खुश थे। इसी बीच मुन्ने का बर्थडे आया। बर्थडे मनाया जा रहा था कि काजल अपने छोटे भाई राजू के साथ वहां आन पहुंची। आप लोगों ने तो मुझे बुलाया नहीं, फिर भी मैं खुद ही चली आई। आज मुन्ने का बर्थडे है ना? मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अरे प्लेन? तुमने उस दिन कहा था ना कि तुम्हारे पास प्लेन नहीं है ना? ये मेरा छोटा भाई है राजू। राजू तुम विश करो मुन्ना को। हैप्पी बर्थडे। आज ये हमारी मेहमान बनकर आई हैं। हाँ आई है, ये बिल्कुल ठीक करिए। दीदी ने मुझे कहने के लिए कहा था आज हम सब मिलकर बाहर पिकनिक पे जाएंगे। नहीं राजू, आज हम लोग नहीं जा सकेंगे। आज तो बस्ती के सारे बच्चों को दावत पर बुलाया है। अरे तो क्या हुआ?
बच्चे लोग भी जाएंगे और अपन बूढ़े लोग भी। नहीं नहीं नहीं, अपन बच्चे लोग भी जाएंगे और ये बूढ़े लोग भी जाएंगे। थैंक यू। कैसे जीते हैं भला, हमसे सीखो ये अदा। कैसे जीते हैं भला, हमसे सीखो ये अदा। ऐसे क्यों जिंदा है लोग, जैसे शर्मिंदा है लोग। दिल पे सहकर सितम के तीर भी, पहन कर पाँव में जंजीर भी, रक्स किया जाता है। आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। चीज इस गम से बड़ी इस जमाने में नहीं, जो मज़ारों में है मुस्कुराने में नहीं। इसीलिए तो भाई रूखी सूखी जो मिले पेट भरने के लिए, और काफी 2 गज है जमी जीने मरने के लिए। कैसे नादान है वो गम से अनजान है जो, रंज ना होता अगर क्या खुशी की थी कदर। दर्द खुद है मसीहा दोस्तों, दर्द से भी दवा का दोस्तों काम लिया जाता है। अब बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। अब बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। पिकनिक के बाद बच्चों का ट्रक चलाते हुए काजल के हाथ से एक हादसा हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गुप्ता जी श्यामल के साथ काजल को छुड़ाने के लिए पहुंचे तो मानव और काजल की दोस्ती का राज खुल गया। फिर श्यामल ने किराए के गुंडों से मानव पर हमला करवा दिया। मैंने सुना मानव का। अच्छा तो सुना है आपने, वो तो अच्छा हुआ भगवान की दया से मानव बच गया, वरना आप लोग उसे बिल्कुल खत्म ही कर देना चाहते थे। गोपी भैया, मैंने तुम्हें भाई कहा है। भाई वाइफ कुछ नहीं होता है, सब मुंह बोले रिश्ते होते हैं मेम साहब, समझिए आप। रक्षाबंधन और भाई दूज के दिन तो कोई बहन नजर नहीं आती है। चले जाइए यहाँ से, जाइए। अरे जाओ काजल, जाओ। अरे काजल की बच्ची। मानव, ये सब क्या हो गया है? देखो गोपी भैया मुझ पर क्या क्या इल्जाम दे रहे हैं। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। गोपी तो पागल है काजल, तुम भी उसकी तरह पागल हो गई हो। कौन था वो? किसने किया ये सब? मुझे कुछ पता नहीं काजल, अचानक किसी ने हमला कर दिया। सच कह रहे हो? उधर श्यामल की शामत आई। उसने एक पुराने अपराधी तिवारी के साथ मिलकर गुप्ता जी को अपने पिता के खून के जुर्म में ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मगर गुप्ता जी ने तिवारी और श्यामल दोनों को कार समेत बम से उड़वा दिया। गोपी के पुराने साथी मंटो उस्ताद ने गोपी को एक बैंक के डाके में अपना साथी बनाना चाहा, लेकिन गोपी ने इनकार कर दिया। यार बकवास बंद कर, फटाफट तैयार हो जा। नहीं उस्ताद, तुम्हारा जो मर्जी हो कर सकते हो, अपन तो ये काम नहीं करेगा। अबे तू सच बोल रहा है क्या? उस्ताद, ये कौन सा तरीका है? गोपी तुझे हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। तुम गोपी को जानते नहीं उस्ताद, ना कह दिया तो ना। आज सब कुछ आज पाकर देख लो उस्ताद। हाँ नहीं होगा। देखते क्या हो, मारो साले को। मंटो उस्ताद ने उसे इतना पिटवाया कि डॉक्टर को उसका जख्मी हाथ काटकर गोपी की जान बचानी पड़ी। तू रात को मंटो सरदार के पास गया था ना?
हाँ, उसने मुझे बुलवाया था, मगर जो काम वो लोग मुझसे करवाना चाहते थे मैंने हाँ नहीं किया। इसलिए माना उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, मगर मुझसे हाँ नहीं करवा पाए। कैसे करवाते माना? उस वक्त तो मेरी आंखों के सामने ये चेहरा आ गया था जो सच्चाई के लिए अपनी जान भी दे सकता है। गोपी, अच्छा ही हुआ ये हाथ उसका गुलाम था। ये हाथ मैंने उसे देखकर साले का सारा कर्जा ही चुका दिया। कर्जा तो मंटो सरदार को भी चुकाना पड़ेगा। गोपी कमीने, तूने दोस्ती और सच्चाई की इतनी बड़ी कीमत दी है। मानव से गोपी का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। रास्ता क्यों रोका? इसलिए कि तुम्हें रोकना था मंटो उस्ताद। कानून के हवाले करने से पहले तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। तुम हो कौन? मैं मानव हूँ, गोपी का दोस्त। तब है जहाँ फिर उसने घड़ी बाबू यानी कन्हैया लाल और दूसरे लोगों की मदद से उस्ताद मोंटो और उसके गुंडों की पहले तो जोरदार पिटाई की और फिर उन्हें कानून के हवाले कर दिया। आपने जिस बहादुरी से शहर के खतरनाक गुंडों को पकड़वाने में हमारी मदद की है, पुलिस डिपार्टमेंट उसके लिए आपका शुक्रगुजार है। थैंक यू सर। कमिश्नर साहब, इस रिवार्ड और शाबाशी के हकदार सिर्फ मैं और ये लोग ही नहीं, एक और इंसान भी है। उन गुंडों की मदद न करने के कारण उन दरिंदों ने उसे इस बुरी तरह से पीटा कि बेचारे का एक हाथ जाता रहा। वो मेरा दोस्त है कमिश्नर साहब, जो गलत रास्ते छोड़कर एक सच्चा इंसान बन गया है। इस वक्त बेचारा हॉस्पिटल में है। अगर आप एक बार उससे मिल लें। गोपी, देखो कौन आए हैं। तुम हमेशा कहते थे कमिश्नर साहब को फोन करो, मुझे उनसे बात करनी है। आज कमिश्नर साहब खुद तुमसे मिलने आए हैं। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। मिस्टर मानव ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम जैसे नौजवानों पर देश जितना भी फख्र करे कम है। तुम दोनों की ये दोस्ती हमेशा बरकरार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। काजल ने जब ये खबर अखबार में पढ़ी तो वो खुशी से खिल उठी। गोपी की जान तो बच गई, लेकिन उसका आत्मविश्वास टूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे अब वो दूसरों पर बोझ बन जाएगा। ऐसे में फैक्ट्री में गेट पासमैन की जगह खाली हुई तो मानव ने सेठ गुप्ता जी से बात की। मिस्टर गुप्ता, हमारा गेट पासमैन रिटायर हो रहा है और मैंने सुना है अभी तक उसकी जगह किसी को नहीं रखा गया। मेरा एक दोस्त है, बेचारे के एक्सीडेंट में एक हाथ जाता रहा और वो सोचता है कि जिंदगी भर उसे दूसरों पर बोझ बनकर रहना पड़ेगा और मैं किसी भी तरह ये ख्याल उसके दिलो दिमाग से निकाल देना चाहता हूँ। मिस्टर गुप्ता, आप चाहें तो ये नौकरी से मिल सकती है। सिट डाउन। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अगर मैं किसी को कोई चीज देता हूँ तो इसकी कीमत जरूर लेता हूँ। मैं हर कीमत देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह मानव ने सौदा कर लिया। वो काजल से जुदा हो गया। उसने गोपी की नौकरी लगवाई और स्वयं
चुपचाप शहर छोड़कर चला गया। इधर फैक्ट्री में खबर मिली कि मिल्क पाउडर के आखिरी लॉट में कोई खराबी है, ऐसी खराबी कि उस पाउडर को बच्चों को पिलाना उनकी जिंदगी से खेलने जैसा होगा। लेकिन गुप्ता जी ने उस दूध के पाउडर को जाया नहीं किया, बल्कि बेचने के लिए बाजार में भिजवा दिया और खुद अपनी बेटी काजल के साथ शिमला चले गए। शिमला में तकदीर ने मानव और काजल को एक बार फिर मिला दिया। गुप्ता जी और काजल को शिमला आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि मुंबई से एक खबर आई। दूध के जहरीले असर से सैकड़ों बच्चे बीमार पड़ गए थे और फैक्ट्री को सील कर दिया गया था। गुप्ता जी फौरन काजल के साथ मुंबई लौट आए। मानव को पता चला तो वो भी मुंबई पहुंच गया। भाई साहब, आप आ गए? हाँ, ये सब लोग कहाँ गए? आपको नहीं पता? मुन्ना स्कूल में दूध पीकर अचानक बीमार पड़ गया, सब लोग अस्पताल में हैं। मानव भागा भागा अस्पताल पहुंचा। गोपी का इकलौता बेटा मुन्ना जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। मुन्ना, मुन्ना, सब ठीक हो जाएगा। Don't cry. Please don't make such a noise. Everything will be all right. इस पर सितम ये कि गुप्ता जी ने अपनी गर्दन बचाने के लिए इल्जाम का फंदा गोपी के गले में डाल दिया। क्या बोल रहा है तू? काम बचाने की जरूरत नहीं, ये झूठ है। गिरफ्तार कर ले। क्या किया गोपी ने? यही वो आदमी है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। पकड़ना इसे। नहीं, ये झूठ है। मेरा यकीन करो। लेकिन मानव जानता था कि गोपी ऐसा नहीं कर सकता। वो गुस्से से भरा गुप्ता जी के पास पहुंचा। मैं गोपी को अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। Oh, don't be silly. तुम एक सीधे साधे इंसान हो, तुम्हें सभी अच्छे लगते हैं, और फिर तुम्हें इन ऑर्डनरी लोफर्स और क्रिमिनल्स के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। आखिर तुम मेरे होने वाले दामाद हो। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि काजल के काबिल अगर कोई लड़का है तो वो तुम हो। अच्छा, तो अब मैं समझा असली गुनहगार कौन है। क्या मतलब? असली गुनहगार आप हैं। और ये भी सुन लीजिए कि आप दौलत का सहारा लेकर अपने गुनाहों का बोझ किसी बेगुनाह और मजबूर पर नहीं डाल सकते। मिस्टर गुप्ता, मैं आपको बेनकाब करके छोड़ूंगा। इस जुल्म, वहशत और दरिंदगी के जिम्मेदार आप हैं। गुप्ता जी को बेनकाब करने के लिए मानव ने जंग छेड़ दी, लेकिन इधर अस्पताल में मुन्ना चल बसा। जान ली उसे मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा मुन्ना। भगवान कसम, उसे मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा गुप्ता साहब, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इस जंग में हुआ यूं कि गोपी ने गुप्ता जी के बेटे राजू को एक तिजोरी में बंद कर दिया। गुप्ता जी तड़प उठे तो मानव आगे बढ़कर बोला, क्यों मिस्टर गुप्ता, पता चला एक बेटे की मौत से बाप को कितना दुख पहुंचता है। राजू अब भी बच सकता है क्या?
इस सैफ को सिर्फ गोप ही खोल सकता है। नहीं, मैं नहीं खोलूंगा, मानो मैं नहीं खोलूंगा। मुझे इससे बदला लेना है, मुझे इससे बदला लेना है। हाँ गोपी, हम इससे बदला लेंगे। मिस्टर गुप्ता, आपको वचन देना होगा कि पुलिस के सामने आप अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। तुम जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन जल्दी जल्दी। गोपी आओ। खुल गया। राजू, राजू, ए हाथ, तुम हाथ मत लगाना खबरदार। तुम्हारे हाथ लगाने तो हमारा राजू भी बाकी बच्चों की तरह मर जाएगा। राजू मर जाएगा। ए बेटा राजू, आंखें खोल दे बेटा। मिस्टर मानव, आपने मुझे टेलीफोन किया था यहाँ आने के लिए। बात आपको मिस्टर गुप्ता बताएंगे। कमिश्नर साहब, इस घर में और मेरी कंपनी में जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरी जिम्मेदारी है। मैंने इस बेगुनाह पे झूठा इल्जाम लगाया है। जब एक सच्चा इंसान सामने खड़ा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत भी किसी भी गुनाह को नहीं छुपा सकती। चलिए कमिश्नर साहब। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले, जाने के बाद आते हैं यार, गुजरे हुए। इस ड्रामेटिक मोड़ पर आकर फिल्म दोस्त पूरी हो जाती है। सिनेमा हॉल के बाहर निकलते समय दर्शक ऐसा महसूस करते हैं जैसे सच्चाई और ईमानदारी का परचम उनके दिलों में भी लहरा रहा है। यही इस फिल्म की खासियत है और यही इसकी कामयाबी का राज भी है। कला अगर केवल मनोरंजन का साधन ही न बने, एक सामाजिक संदेश देने का काम भी करे तो उसे अधिक सार्थक माना जाता है। फिल्म दोस्त इसी श्रेणी में आती है। दोस्त फिल्म सन 1974 में पूरी हुई और उसी साल अप्रैल के महीने में रिलीज कर दी गई। अच्छी कहानी, भावनापूर्ण अदाकारी, दुलाल गुहा के सुलझे हुए डायरेक्शन और मधुर गीत संगीत की बदौलत फिल्म दोस्त खूब सराही गई। दोस्तों, आज आपने सुनी धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती वाली फिल्म दोस्त की बातें। ये बातें इकट्ठा की शमीम निखत ने और आपको सुनाई राजलक्ष्मी की मदद से लोकेंद्र शर्मा ने। अब आज की बातें पूरी हुई, इसलिए नमस्कार। बाइस्कोप की बातें।